ये एक नया ही सीन देखने को मिला है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, क्या नेपाल फिर से बनेगा एक हिंदू राष्ट्र? और पूर्व राजा के स्वागत में एयरपोर्ट पर जुटी भीड़ राजशाही को वापस लाने के नारे लग रहे हैं। जानेंगे क्या है मायने। वहीं इनकी रैली में जोगी बाबा क्यों देखने को मिले। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल में एक भूकंप आ गया है और ये भूकंप है राजनीतिक भूकंप। जिस भी भूकंप को ला दिया है यहाँ के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने। वैसे इतिहास बड़ा ही खराब है, पर आपको बता दूं ज्ञानेंद्र शाह यहाँ पर पधार चुके हैं और जिस तरीके से ये तस्वीरें देख रहे हैं, हजारों का स्वागत हुआ है। नेपाल में हाल के दिनों में राजशाही की वापसी की मांग तेज हो गई है। 9 मार्च 2025 को नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हजारों समर्थकों ने भव्य स्वागत किया है। ये समर्थक नारे लगा रहे थे जैसे राजा वापस आओ, देश बचाओ, हमें राजशाही चाहिए। ये मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट बढ़ गया है। पिछले 17 सालों में नेपाल में 13 सरकारें बदल चुकी है, जिससे जनता का गणतंत्र से भरोसा उठता दिख रहा है। समर्थक ये भी चाहते हैं कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने, जैसा कि वह राजशाही के दौरान था। नेपाल रिपोर्ट में ये भी सवाल उठाया गया कि अगर नेपाल में राजशाही वापस आती है तो इसका भारत पर क्या असर होगा। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की खुली सीमा और सांस्कृतिक धार्मिक संबंध है। नेपाल में राजशाही की वापसी भारत के लिए कूटनीतिक और सुरक्षा चुनौतियां पेश कर सकती है, खासकर अगर ये चीन के प्रभाव में हो। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र और राजशाही का विचार भारत के कुछ राजनीतिक दलों से मेल खाता है। हालांकि ये भी चिंता है कि अस्थिर नेपाल भारत के लिए शरणार्थी संकट या सीमा सुरक्षा के मुद्दे पैदा कर सकता है। नेपाल में राजशाही 240 साल तक चली। 2008 में एक दशक लंबे गृह युद्ध के बाद खत्म हुई, जिसमें 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2006 में बड़े जन आंदोलन ने ज्ञानेंद्र शाह को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। 2008 में संसद ने राजशाही को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। अब जनता का एक बड़ा वर्ग जो गणतंत्र से निराश है, फिर से राजा की ओर देख रहा है। ज्ञानेंद्र शाह ने अभी तक इस मांग पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनके समर्थकों में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और हिंदू संगठन शामिल है। भारत के लिए ये स्थिति अहम है क्योंकि नेपाल उसका पड़ोसी और रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण देश है। इस संदर्भ को समझने के लिए 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि का उदाहरण ले सकते हैं। उस समय नेपाल में राणा शासन था, जो एक तानाशाही व्यवस्था थी और राजा त्रिभुवन शाह को सत्ता से बाहर रखा गया था। 1950 में राणा शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ और राजा त्रिभुवन ने भारत में शरण ली। भारत ने उनकी मदद की और दिल्ली में उनके साथ एक समझौता किया, जिसके बाद 1951 में राणा शासन खत्म हुआ और राजा त्रिभुवन सत्ता में लौटे। इसके बदले में भारत और नेपाल ने 1950 की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें खुली सीमा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग की बात थी। ये एक ऐतिहासिक घटना दिखाती है कि भारत ने नेपाल की राजशाही को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय भारत का मकसद था कि नेपाल में एक स्थिर सरकार हो और उसके हितों के खिलाफ न जाए। आज अगर राजशाही वापस आती है तो भारत फिर से एक समान स्थिति में हो सकता है, जहां उसे नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, खासकर अगर चीन इसमें शामिल होता है। 1950 में भारत ने राजशाही का समर्थन किया था और आज भी वह नेपाल में स्थिरता चाहता है, लेकिन वर्तमान भू राजनीतिक माहौल इसे जटिल बना देता है। 10 मार्च 2025 तक नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग एक जन आंदोलन का रूप ले रही है। काठमांडू में लगभग 10,000 लोग हवाई अड्डे के बाहर जमा हुए थे, जिसके कारण यात्रियों को पैदल चलना पड़ा। पुलिस ने दंगा नियंत्रण बल तैनात किया, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई। यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, जो दिखाता है जनता में गुस्सा तो है, लेकिन वो संगठित तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। भारत के लिए ये स्थिति दोधारी तलवार है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी भारत के कुछ दलों जैसे कि बीजेपी के विचारों से मेल खा सकती है और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता, जिनका नेपाल के गोरखा समुदाय से ऐतिहासिक जुड़ाव है, इसे सकारात्मक देख सकते हैं। दूसरी ओर अगर ये आंदोलन अस्थिरता बढ़ाता है तो चीन इसका फायदा उठा सकता है, जैसा कि वो पहले BRI परियोजनाओं में कर चुका है, तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि
नेपाल में अस्थिरता भारत के लिए शरणार्थी संकट, अवैध व्यापार, सीमा पर तनाव का कारण बन सकता है। अगर ज्ञानेंद्र शाह सत्ता में लौटते हैं और हिंदू राष्ट्र की घोषणा होती है तो ये भारत नेपाल संबंधों को नया आयाम दे सकता है। नेपाल में राजशाही की वापसी की संभावना इसके भारत पर प्रभाव को बखूबी उजागर करती है। ऐतिहासिक रूप से 1950 की संधि और राजा त्रिभुवन की वापसी में भारत की भूमिका इस बात का उदाहरण कि भारत ने नेपाल की राजनीति को प्रभावित किया था। आज भी ये स्थिति भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों है। अगर आप चुनौती और अवसर दोनों है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रैली में योगी को देखकर क्यों बहुत सारे लोग चौंक गए हैं। यहाँ पर एक प्रकाशित खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेपाल के पूर्व शाही परिवार के बीच एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंध है। ये संबंध गुरु गोरखनाथ और गोरखनाथ मठ से जुड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट बताती है कि योगी आदित्यनाथ जो न केवल एक राजनेता है बल्कि गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। उनका नेपाल के पूर्व शाही परिवार के साथ एक गहरा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रिश्ता है। नेपाल के शाह वंश जो 1758 से 2008 तक नेपाल पर शासन करता रहा है, उनका मानना है कि उनकी उत्पत्ति गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हुई है। गुरु गोरखनाथ 11वीं-12वीं सदी के एक महान योगी और नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, जिनका प्रभाव भारत और नेपाल दोनों में फैला हुआ है। नेपाल के शाही परिवार का कहना है कि उनके पूर्वजों ने गोरखनाथ को अपना आध्यात्मिक गुरु माना और उनके आशीर्वाद से ही शाह वंश की नींव पड़ी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नेपाल के गोरखा जिले का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया। ये वही क्षेत्र है जहां से शाह वंश के संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह ने 18वीं सदी में नेपाल के एकीकरण की शुरुआत की थी। योगी आदित्यनाथ जो गोरखनाथ मठ के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। नेपाल के शाही परिवार के सदस्यों ने समय समय पर गोरखनाथ मठ का दौरा किया है, इसे अपना आध्यात्मिक केंद्र माना है। साल 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद भी ये संबंध बना हुआ है, हालांकि अब ये अधिक प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक रूप से है। ये संबंध योगी आदित्यनाथ की छवि को केवल एक राजनेता से परे एक आध्यात्मिक नेता के रूप में मजबूत करता है। गोरखनाथ मठ नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है जो योग, ध्यान और हिंदू दर्शन पर आधारित है। नेपाल के शाह वंश ने इस मठ को न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक समर्थन के लिए भी महत्वपूर्ण माना है। पृथ्वी नारायण शाह ने 1758 में काठमांडू घाटी पर कब्जा करके नेपाल को एकीकृत किया और कहा जाता है कि इस अभियान में उन्होंने गोरखनाथ के आशीर्वाद और गोरखा सैनिकों की बहादुरी का साथ मिला। आज भी गोरखा सैनिक भारत और नेपाल दोनों की सेनाओं में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। योगी आदित्यनाथ का ये संबंध भारत नेपाल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों को उजागर करता है। पृथ्वी नारायण शाह द्वारा गोरखा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पृथ्वी नारायण शाह गोरखा के राजा थे। उन्होंने 18वीं सदी में छोटे छोटे रियासतों को एकजुट करके आधुनिक नेपाल की नींव रखी थी। उनका जन्म 1723 में हुआ था। उन्होंने अपना शासन काल में गोरखा सेना का इस्तेमाल करके काठमांडू, पाटन, भक्तपुर जैसे शक्तिशाली नगर राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। उनकी सफलता का बड़ा कारण था उनकी रणनीति और गोरखा सैनिकों की निष्ठा जो गुरु गोरखनाथ के प्रति समर्पित था। कहा जाता है पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखनाथ मठ से आध्यात्मिक मार्गदर्शन लिया और अपने अभियान से पहले गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद मांगा था। उनकी जीत के बाद गोरखा का नाम नेपाल के इतिहास में अमर हो गया। ये ऐतिहासिक घटना है जो गोरखनाथ के प्रभाव को दिखला। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।